स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम यूनिट की। आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है, कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव समान आयनों की उपस्थिति में, समान आयनों की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघटय, माइक ऑफ रखे अपना, दुर्बल वैद्युत अपघटय के आयनन या वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। समान आयनों की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघटय के आयनन या वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। या किसी भी वैद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा, अगर दोनों प्रबल मिला लोगे ना तो एक प्रबल के आयनन की मात्रा भी घट जाएगी। ठीक है, तो समान आयनों की उपस्थिति में वैद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः दुर्बल की ही कम होती है, क्योंकि प्रबल 100% टूटता होता है। पर फिर भी अगर समान आयन लेते हैं, दोनों प्रबल ले लिए, तो भी एक प्रबल के आयनन की मात्रा घट जाएगी। इस प्रभाव को हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो समान आयनों की उपस्थिति में वैद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा में कमी आना सम आयन प्रभाव कहलाता है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल आपने याद रखने, जैसे धनायनों के प्रथम समूह में हम लोग HCl मिलाते हैं, तनु HCl, डाइल्यूट HCl मिलाया जाता है, और द्वितीय समूह में H2S मिलाते हैं, तो यहां सम आयन प्रभाव लगता है। HCl की उपस्थिति में H2S मिलाया जाता है, तो HCl की उपस्थिति में H2S मिलाने पर अब देखो समान आयन है या नहीं है इसमें। देखो आप HCl में कौन से आयन आ गए? H+Cl-, और यही H+H2S में भी है ना, H2S में भी H+ है, तो हो गए समान आयन, दोनों में H+ आ गया ना। तो HCl की उपस्थिति में H2S मिलाने पर H2S के आयनन की मात्रा कम हो जाती है। तो H2S के आयनन की मात्रा कम हो जाती है, HCl की उपस्थिति में H2S मिलाते हैं। तो द्वितीय समूह में H2S के आयनन की मात्रा कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? HCl मिलाया जाता है। द्वितीय समूह में H2S के आयनन की मात्रा कम करने के लिए HCl मिलाते हैं। और तृतीय समूह में क्या होता है? धनायनों के तृतीय समूह में NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH मिलाया जाता है। NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH मिलाया जाता है। तो NH4OH में मिलाने से पहले हमने NH4Cl मिला दिया, तो NH4Cl में NH4+ और Cl- आयन आ गए। अब अगर NH4OH मिला रहे हैं तो सम आयन प्रभाव लगेगा, क्योंकि NH4OH में भी NH4+ आयन है। तो समान आयनों की उपस्थिति में वैद्युत अपघटय का जो आयनन होता है वो कम हो जाता है, तो जिससे NH4OH के आयनन में कमी आ जाती है। NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH का आयनन कम हो जाता है। तो तृतीय समूह में NH4OH मिलाने से पहले हम लोग NH4Cl मिला देते हैं ताकि सम आयन प्रभाव लग सके। इसी प्रकार साबुन का अवक्षेपण करने के लिए NaCl का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि NaCl में Na+ और Cl- है, और साबुन में भी साबुन CH3 RCOONA, अगर सामान्य लिखे तो RCOONA। तो अब देखो यहां भी सम आयन प्रभाव लग रहा है ना।
तो साबुन के अवक्षेपण जिससे क्या होगा, साबुन का आयनन घट जाएगा, आयनन घटते ही मतलब साबुन नीचे बैठ जाएगा यानी अवक्षेपित हो जाएगा। तो साबुन को अवक्षेपित करने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl मिलाते हैं। साबुन को अवक्षेपित करने के लिए NaCl मिलाते हैं। ऐसे ही समुद्री जल से नमक का अवक्षेपण करना है, अगर अपने को समुद्री जल से नमक का अवक्षेपण करने के लिए, नमक के अवक्षेपण के लिए या नमक का अवक्षेपण करने के लिए, नमक के अवक्षेपण के लिए HCl प्रवाहित की जाती है। अब इससे क्या होगा, देखो HCl में आयन आएंगे कौन से, H प्लस और Cl माइनस, और नमक का सूत्र क्या है, NaCl। तो HCl मिला दिया तो Cl माइनस आ गया, तो NaCl का जो आयनन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, यानी NaCl नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा उसका। तो नमक के अवक्षेपण के लिए समुद्री जल में HCl प्रवाहित की जाती है, HCl प्रवाहित की जाती है, जिससे नमक का अवक्षेपण हो जाता है। अब आपसे अवक्षेपण की शर्त भी पूछ सकता है, अवक्षेपण की क्या शर्त होती है। अवक्षेपण की शर्त होती है, देखो एक सिंपल सी बात करूंगा मैं आपसे, अवक्षेपण की शर्त क्या है, एक होता है विलेयता गुणनफल, जो हमने कल पढ़ा था ना विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल क्या होता है, विलेयता गुणनफल बराबर होता है संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल, आयनों की सांद्रता का गुणनफल। क्योंकि संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता को विलेयता कहते हैं, संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता को विलेयता कहते हैं, तो विलेयताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। तो विलेयता गुणनफल क्या है, संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। अब देखो संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता जो होती है वो बराबर होती है किसके, विलेयता गुणनफल के, ठीक है। अब मान लो अगर विलयन असंतृप्त है, असंतृप्त में क्या होगी बताओ, आयनों की सांद्रता संतृप्त विलयन के बराबर होगी या इससे कम होगी। एक तो है संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता, संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता, और अगर मैं कंपैरिजन करूं असंतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता, तो बताओ किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, बताओ क्या होता है असंतृप्त। तीन तरह का विलयन होता है, एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त, एक अति संतृप्त, सैचुरेटेड, हाइपोसैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड। संतृप्त को सैचुरेटेड बोलते हैं, असंतृप्त को हाइपोसैचुरेटेड बोलते हैं, और अति संतृप्त को हाइपर सैचुरेटेड बोलते हैं। अब बताओ असंतृप्त में क्या होंगे, आयन ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे, असंतृप्त में कम होंगे। कैसे, मान लो मेरे पास, मैं 100 ml पानी में 100 ml पानी में 20 ग्राम नमक घोल सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। 100 ml पानी में 20 ग्राम नमक घोल सकता हूं। अब मैंने नमक घोलना शुरू किया, नमक घोलना स्टार्ट किया, 100 ml पानी में 20 ग्राम नमक ज्यादा से ज्यादा घोल सकता हूं। तो जब मैं 20 ग्राम घोल दूंगा ना तो वो संतृप्त विलयन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने नमक घोलना शुरू किया तो मैंने 2 ग्राम नमक डाला इसमें, कितने ग्राम, 2 ग्राम। तो इसमें अब 2 ग्राम नमक है, तो बताओ ये विलयन संतृप्त है, असंतृप्त है या अति संतृप्त है, ये बताओ। असंतृप्त है। तो अब बताओ आयनों की सांद्रता किस में ज्यादा होगी, संतृप्त में ज्यादा होगी या असंतृप्त में ज्यादा होगी। आयन किस में ज्यादा होंगे बताओ, संतृप्त में, संतृप्त में ज्यादा होंगे, असंतृप्त में कम होंगे। यानी संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है असंतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता से, ये तो कॉमन सी बात है, सही है। अब बताओ क्या नमक नीचे बैठ जाएगा या घुल जाएगा, बताओ इसमें।
असंतृप्त विलयन में 2 ग्राम नमक डाला, 2 ग्राम पानी में घुलेगा या नीचे बैठेगा बताओ? घुलेगा, क्योंकि मैं 20 ग्राम तक तो घोल सकता हूं, है ना। तो ये असंतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन अपने को पता ही है कब होगा, जब हम इसमें 20 ग्राम नमक घोल देंगे पूरा पूरा, तो ये संतृप्त हो जाएगा। ये संतृप्त हो गया। अब अति संतृप्त कब होगा बताओ? जब मैं इसमें 30 ग्राम नमक डाल दूं, अब अति संतृप्त कहलाएगा ये। अब बताओ नमक पूरा घुल जाएगा या नीचे बैठ जाएगा? अब नीचे बैठ जाएगा, यानी अवक्षेपण हो जाएगा इसका, अवक्षेप बनना शुरू हो जाएगा ना, नीचे बैठ जाएगा ये, मतलब पीपीटी बन जाएगा नमक का। तो ये अति संतृप्त विलयन है। अब बताओ संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है या अति संतृप्त विलयन में? संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता, और इधर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं अति संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता, अति संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता। अब बताओ आयन किस में ज्यादा होंगे? कॉमन सी बात है, इसमें मैंने कितने ग्राम, 2 ग्राम 3 ग्राम NaCl डाला, इसमें कितने ग्राम डाला, 20 ग्राम डाला, और इसमें 30 ग्राम डाला, है ना। अब बताओ सबसे ज्यादा किसमें होंगे? किसमें ज्यादा होंगे सबसे ज्यादा आयन? अति संतृप्त में, अति संतृप्त में। तो अति संतृप्त में जो कंडीशन होती है वो ये होती है, अति संतृप्त में जो आयनों की सांद्रता होती है वो ज्यादा होती है संतृप्त के कंपेरेटिवली। समझ आई क्या बात? असंतृप्त से ज्यादा संतृप्त में, सिंपल सी बात है, असंतृप्त यानी जिसमें कम घुला है ना, तो संतृप्त में ज्यादा होगी। अति संतृप्त मतलब जिसमें ज्यादा घुला है, तो अति संतृप्त में ज्यादा होगी। नहीं समझ आ रही बात? आगे बात में प्रेसिपिटेट बन गया ना। हाँ प्रेसिपिटेट, वो एक्चुअल में क्या है, जब ये तो हम दिखा रहे हैं पीपीटी बन गया, है ना। अति संतृप्त जो है वो बनाया जाता है विलयन। जैसे हलवाई जब चाशनी बनाता है तो चीनी कभी नहीं घुल सकती, अगर उतनी चाशनी वो बनाना चाहे गाढ़ी, घुल सकती है उतनी चीनी? आप घर पे पानी में घोल के देखना, घुल जाएगी क्या? वैसी गाढ़ी हो जाएगी क्या चीनी पानी में घोलते जाएंगे तो? वैसी गाढ़ी नहीं हो सकती। तो वो क्या करता है, ताप बढ़ा देता है, फिर तो घुल जाती है ना। वो गर्म करता है उसको चाशनी बनाने के लिए, है ना। अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए विशेष स्थिति लगानी पड़ती है हमें। तो जब हम अति संतृप्त विलयन बना देंगे ना, अति संतृप्त विलयन, तो विशेष स्थिति में बनेगा वो, तब आयनों की सांद्रता ज्यादा ही रहेगी, है ना, जब अति संतृप्त बन जाएगा। आगे बात समझ? एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया है बिल्कुल आपको। तो संतृप्त में आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है असंतृप्त से, और अति संतृप्त में आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है संतृप्त से। अब बताओ अवक्षेपण कौन सी स्थिति में हो सकता है? पहले वाली में अवक्षेप बन सकता है या दूसरे वाली में अवक्षेप बनेगा? बताओ किसमें अवक्षेप बनेगा? जनरल सी बात कर रहा हूं मैं आपको। अवक्षेप कब बना था बताओ? जब हमने अभी डिस्कस किया है इसमें, इस केस में अवक्षेप बना था ना, इस केस में अवक्षेप बना था। मैं बुक की बात पे आऊंगा, अभी बुक क्या कहती है हमारी, बुक की बात पे भी आऊंगा मैं, है ना। अवक्षेप इसी में बना था। अब हमारी बुक क्या कहती है? देखो हमारी बुक कहती है KSP इज लेस देन आयनों की सांद्रता का गुणनफल। तो ये अवक्षेपण की शर्त है, ये हमारी बुक की लैंग्वेज है। ये पूछता है पेपर में अवक्षेपण कब होगा? KSP इज लेस देन आयनों की सांद्रता गुणनफल। क्यों? क्योंकि संतृप्त विलयन में जो आयनों की सांद्रता होती है ना, वो KSP के बराबर होती है। तो मैंने इसकी जगह KSP लिख दिया। समझ आ गई बात? ये बताया मैंने ऊपर आपको। देखो संतृप्त विलयन में जो आयनों की सांद्रता का गुणनफल होता है वो विलेयता गुणनफल होता है, सही है, KSP होता है, KSP विलेयता गुणनफल यानी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP। तो संतृप्त विलयन में जो आयनों की सांद्रता है, मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? KSP। और अति संतृप्त में आयनों की सांद्रता ये है। समझ आई बात? तो अगर हम अति संतृप्त विलयन बनाएंगे ना, तभी अवक्षेपण आएगा। मतलब आयनों की सांद्रता जो है वो ज्यादा होनी चाहिए KSP से। ये KSP है, तो आयनों की सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए किस पे? KSP से, तो अवक्षेपण होता है। तो अवक्षेपण की शर्त ये लिखी होती है हमारी बुक्स में। समझ आई है या नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, तो अब याद रखना है,
मैं बताने को सीधा ही लिख देता, लेकिन वो एक क्रैमिंग सिस्टम हो जाता है ना कि हमने रट लिया। और बात एक सिंपल सी है, अति संतृप्त विलयन में अवक्षेपण होता है, और अति संतृप्त में क्या होती है, सांद्रता ज़्यादा होती है, और संतृप्त वाली सांद्रता जो होती है वो KSP कहलाती है, वो KSP कहलाती है। तो ये शर्त रहती है, आयनों की सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट है। इसके बाद हमारे इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक और दिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। और रासायनिक साम्य होता क्या है? रासायनिक साम्य कंडीशन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की रिवर्सिबल रिएक्शन की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया सबको पता होगी क्या होती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है। जो दोनों दिशाओं में चलती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलते हैं। इसमें दो तरह की रिएक्शन है, एक तो अग्र अभिक्रिया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक प्रतीप अभिक्रिया मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। अब बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन R बदला है P में, और बैकवर्ड क्या होगी? P बदलेगा R में, P बदलेगा R में। अब बताओ साम्य अवस्था पर क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक आती है केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, रासायनिक साम्य आता है। क्या होगा बताओ रासायनिक साम्य पर? रासायनिक साम्य की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो क्या होगा इस स्थिति में? जिस गति से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, उसी गति से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल जाएगा। यही होती है साम्य अवस्था। जिस गति से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी गति से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है प्रतीप अभिक्रिया के वेग के, ये साम्य अवस्था है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें जो साम्य स्थिरांक होता है, साम्य स्थिरांक कैसे लिखा जाता है? साम्य स्थिरांक जैसे मैं एक समीकरण लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। A प्लस बी बदला है C प्लस डी में। अब मेरे को इसका साम्य स्थिरांक K लिखना है, K लिखना है। ठीक है, तो K क्या लिखूंगा? अगर मैं KC लिख रहा हूं, KC, C फॉर कंसंट्रेशन, तब तो मैं लिखूंगा उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद कौन से? C और D, तो C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता बट्टे A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता, ये हो गया। और अग्र अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है, रेट कांस्टेंट है, वो माना जाता है K1। अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक K1, प्रतीप अभिक्रिया का वेग नियतांक K2। तो Kc जो होता है, K जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, ये बराबर होता है K1 बटा K2 के। अदर स्टूडेंट? ओके। नाउ चेक। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता के, और ये बराबर होता है अग्र अभिक्रिया के वेग नियतांक बट्टे प्रतीप अभिक्रिया के वेग नियतांक के, K1 बट्टे K2 के। अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक यहाँ मैंने K1 माना है, प्रतीप अभिक्रिया का वेग नियतांक मैंने K2 माना है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K, वो बराबर होता है K1 बटा K2 के, और बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता के।
अब इसमें एक नियम आता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जिसे हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी बोलते हैं। बहुत बार इसका प्रश्न आता है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या सक्रिय द्रव्यमान का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसी के बेस पर हम लोग जो कई बार हमारे को पेपर में प्रश्न भी देता है, जैसे यूं 2SO2 प्लस O2 2SO3, वहाँ कह देता है KC लिखिए। तो कि जब KC लिखेंगे इसका वेग लिखिए, सांद्रता के संदर्भ में वेग लिखिए। तो जब सांद्रता के संदर्भ में वेग लिखेंगे तो वेग समानुपाती होगा SO2 की सांद्रता की स्क्वायर, SO2 की सांद्रता की स्क्वायर इनटू O2 की सांद्रता। और यूं कह देगा दाब के संदर्भ में लिखिए तो वेग समानुपाती होगा SO2 के दाब की स्क्वायर, है ना, जो मोल होते हैं वो पावर बन जाती है। तो SO2 के प्रेशर की स्क्वायर इनटू O2 के प्रेशर की स्क्वायर। तो ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है। लेकिन इसी केस में वो कई बार यहां आधिक्य लिख देता है, O2 का आधिक्य है यूं कह देगा। तो जिसका आधिक्य होता है उसकी कोटि क्या होती है, उसकी कोटि, जिसकी भी एक्सेस ले लेंगे हम, 0 हो जाएगी, उसकी कोटि 0 हो जाएगी। तो उसको हटा दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पेपर के अंदर आ जाता है इस तरह से, आधिक्य लिखा हुआ आ जाता है। तो जिसको आधिक्य जिसका लिख दे उसको हटा देना है वहां से, ठीक है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये रिलेशन बनता है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। अब हमारा टॉपिक आता है KP व KC में संबंध। वैसे तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये डायरेक्ट याद रखें, पर मैं प्रूव भी करवा दूंगा आपको ताकि कोई डाउट ना रहे। KP व KC में संबंध, तो KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा N, ये रिलेशन होता है, जहां डेल्टा N बराबर उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आपके पास रासायनिक समय में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाए तो यही है। KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा N, कई बार सीधा ही संबंध पूछ लेता है, KP व KC में सही संबंध है। तो KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा N है, और डेल्टा N क्या होता है, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। तो यहाँ 3 कंडीशन हो सकती हैं, देखो 3 ही तरह की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। हमने डेल्टा N निकालना है, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। क्या कंडीशन हो सकती है बताओ, 3 तरह की अभिक्रिया क्या हो सकती है। एक अभिक्रिया हो सकती है जब अभिकारकों के मोल ज्यादा है और उत्पादों के मोल कम है, सही है क्या। एक स्थिति तो यही होगी भाई जिसमें अभिकारक ज्यादा होंगे उत्पाद कम होंगे। और स्थितियां बताओ कौन कौन सी हो सकती है, बताओ। उत्पाद के मोल ज्यादा हो ना, उत्पाद के मोल ज्यादा हो और अभिकारकों के मोल कम हो, बिल्कुल उत्पाद के मोल ज्यादा हो जाए, अभिकारकों के मोल कम हो जाए, है ना। और स्थिति क्या हो सकती है बताओ, दोनों के बराबर मोल हो ना। एक कंडीशन तो हो सकती है जिसमें अभिकारकों के मोल ज्यादा हो उत्पादों के मोल से। हमारे पास एक कंडीशन है क्या, जिसमें अभिकारकों के मोल ज्यादा हैं किससे, उत्पादों के मोल से, है ना। अभिकारक के मोल ज्यादा हैं किससे,
उत्पाद से। कोई उदाहरण दे सकते हो जिसमें अभिकारक के मोल ज्यादा हो उत्पाद के मोल से, कोई ऐसा उदाहरण? जैसे देखो मैं लिख रहा हूं N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, सही है? तो अभिकारक के मोल देखो कितने हैं इसमें, 4, एक N2 है 3H2 है, अभिकारक के मोल 4 हैं। उत्पाद के मोल कितने हैं, 2। तो अभिकारक के मोल ज्यादा है उत्पाद के मोल से, है ना, अभिकारक के मोल ज्यादा है। और हमारा सूत्र है डेल्टा एन बराबर उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। तो जब अभिकारकों के मोल ज्यादा है तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, जब अभिकारकों के मोल ज्यादा हो जाएंगे तो? नेगेटिव या पॉजिटिव? देख लो आप, आपके सामने पड़ा है, अभिकारकों के मोल ज्यादा हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहेगी जब अभिकारकों के मोल ज्यादा हो जाएंगे तो? नेगेटिव। डेल्टा एन का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है ना, डेल्टा एन का मान नेगेटिव होता है। तो आपको एक कंडीशन तो यूँ दे सकता है अभिकारक के मोल उत्पाद के मोल से ज्यादा है, या समीकरण दे सकता है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 के लिए Kp व Kc में संबंध है, या यूं कह देगा डेल्टा एन बराबर नेगेटिव है तो Kp व Kc में सही संबंध है। तो जब डेल्टा एन बराबर नेगेटिव हो जाएगा, जब डेल्टा एन बराबर नेगेटिव हो जाएगा तब रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा एन का मान नेगेटिव रख के देखो क्या होगा। अगर मैं डेल्टा एन का मान नेगेटिव रखता हूं तो Kp बराबर Kc RT की पावर माइनस डेल्टा एन, सही है, नेगेटिव रख दिया, माइनस रख दिया ना डेल्टा एन को। तो जब मैंने डेल्टा एन को माइनस रख दिया तो डेल्टा एन को जब मैं बट्टे में लाऊंगा तो क्या होगा बताओ, बट्टे में आ जाएगा वो, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन, RT की पावर डेल्टा एन, सही है क्या? बट्टे में आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो इधर आ जाएगा गुना में, अब वो गुना में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, Kc बराबर Kp RT की पावर डेल्टा एन, सही है क्या? सही है, ये बन जाएगा। यानी Kc जो है वो Kp से बड़ा हो जाएगा इस कंडीशन में, Kc बड़ा होगा Kp से। कैसे? मान लो Kp का मान सपोज करो कि 4 है, Kp का मान 4 है और आप Kc का मान निकालना चाहते हैं तो RT की पावर डेल्टा एन से गुणा करोगे और 4 को किसी से गुणा करोगे, चाहे 1.5 से करो, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो, 4 से ज्यादा ही आएगा उत्तर। समझ आई या नहीं आई बात? भाई 4 को अगर मैं Kp का मान मैंने 4 मान लिया तो Kp को जब मैं RT से गुणा करूंगा Kc निकालने के लिए, Kp को RT से गुणा करना पड़ेगा। तो जब Kp को RT से गुणा करूंगा तो उत्तर 4 से तो ज्यादा ही आएगा ना Kc का, या नहीं आएगा बताओ? तो Kc बड़ा हो जाएगा Kp से। अब सिंपल सी बात ध्यान रखना, 3 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है अभिकारक के मोल ज्यादा हो उत्पाद के मोल से, तो जब अभिकारक के मोल ज्यादा होते हैं तो Kc बड़ा होता है Kp से। दूसरी कंडीशन है जब अभिकारक के मोल और उत्पाद के मोल बराबर होते हैं, यानी डेल्टा एन बराबर 0 होता है, डेल्टा एन बराबर 0 होता है, इस कंडीशन में Kp बराबर होता है Kc के, Kp और Kc बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन है जब अभिकारक के मोल कम होते हैं उत्पाद के मोल से, तब Kc भी छोटा हो जाता है Kp से। अब इसके उदाहरण देखो क्या थे, N2 प्लस 3H2, वो तो आपने देख लेना है कौन सी कंडीशन दे रहा है, इक्वल टू 2NH3, इसका उदाहरण तो ये हो गया। बराबर है तो H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, ये हो गया जब बराबर है तो H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। जब उत्पाद ज़्यादा है, उत्पाद ज़्यादा है और अभिकारक कम है तो आप 2SO3 इक्वल टू 2SO2 प्लस O2, तो इसमें उत्पाद ज़्यादा हो गए। समझ आई बात? तो ये Kp Kc के रिलेशन आ गए। अब ये बना कैसे था, हमने क्या लिखा, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन, ये कहां से आया, ये आया कैसे, उसको क्लियर करें। मान लो, वैसे तो सीधा याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं। N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D, ये सूत्र है, समीकरण है मेरे पास एक साधारण।
अगर सांद्रता के संदर्भ में मैं लिखना चाहता हूं समय स्थिरांक को, तो Kc क्या लिखूंगा, उत्पादों की सांद्रता, तो C की सांद्रता जो मोल हैं वो पावर बन जाएंगे, इंटू D की सांद्रता जो मोल हैं वो पावर बन जाएंगे, बट्टे A की सांद्रता जो मोल हैं वो पावर बन जाएंगे, इंटू B की सांद्रता जो मोल हैं वो पावर बन जाएंगे। समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 होगी। और Kp क्या होता है, Kp अगर हम Kp P मतलब प्रेशर, अगर गैसीय अभिक्रिया की हम बात करें, मैं Kp लिख रहा हूं, P मतलब क्या है यहाँ, P मतलब प्रेशर से है, तो मैं क्या लिखूंगा, C की प्रेशर पावर m1 इंटू डी का प्रेशर पावर m2 अपॉन A का प्रेशर पावर n1 इंटू बी का प्रेशर पावर n2। समीकरण नंबर 2। समझ आई बात या नहीं आई। Kc और Kp का रिलेशन निकालना है, पहले Kp और Kc का मैंने सूत्र लिख लिया, ठीक है। अब आदर्श गैस समीकरण बताओ क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT, है ना। तो P बराबर nRT बट्टे V, ये V बट्टे में आ जाएगा इधर। N क्या बताओ, N क्या है, मोलों की संख्या। V क्या है, आयतन। तो मोल बट्टे लीटर क्या होता है बताओ, मोल बट्टे लीटर, मोल बट्टे लीटर को क्या कहते हो, मोल बटे आयतन होगा ना, यानी मोल बटे लीटर। मोल बटे लीटर क्या होता है, मोलरता यानी सांद्रता, सांद्रता इंटू आरटी। तो दाब बराबर सांद्रता इंटू आरटी, ये सूत्र होता है, दाब बराबर सांद्रता इंटू आरटी। तो जब मैं ए का दाब लिखूंगा तो ए की सांद्रता इंटू आरटी लिखूंगा, बी का दाब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी की सांद्रता इंटू आरटी, सी का दाब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सी की सांद्रता इंटू आरटी, और डी का दाब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, डी का दाब जब लिखूंगा तो डी का दाब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी का दाब बराबर डी की सांद्रता इंटू आरटी। समझ आया कि नहीं आया बताओ, दाब बराबर सांद्रता इंटू आरटी, ये रिलेशन बन गया, आ गया समझ। आदर्श गैस समीकरण समझ आया, दाब बराबर सांद्रता इंटू आरटी। अब मैं केपी में इसकी वैल्यू पुट करूंगा हर दाब की, क्योंकि दाब का संबंध पता लग गया मेरे को, दाब बराबर सांद्रता इंटू आरटी होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, केपी बराबर पी सी का मान रख दूंगा, सी की सांद्रता इंटू आर टी, पावर m1 है तो पावर m1 लगा दूंगा। अब पी डी का मान रखूंगा, पी डी का मान क्या है, डी की सांद्रता इंटू आर टी, पावर m2 है तो पावर m2 लगा दूंगा, बटे पी ए का मान रखूंगा, ए की सांद्रता इंटू आर टी, पावर n1 है तो पावर n1 लगा दूंगा, और पी बी का मान रखूंगा, बी की सांद्रता इंटू आर टी, पावर n2 है तो पावर n2 लगा दूंगा। आई बात समझ, सारी वैल्यू रख दी, पी ए पी बी पी सी और पी डी की, ठीक है। अब बताओ, जब आधार समान होते हैं तो घातों का क्या करते हो बताओ, जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या करते हो बताओ, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, हाँ घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 5, है ना। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 3 5 बन जाएगा। तो अब आधार समान है, आर टी घातें जोड़ दोगे तो ये बना सी की सांद्रता की पावर m1, डी की सांद्रता की पावर m2, आर टी की पावर m1 + m2 बटे ए की सांद्रता की पावर n1, बी की सांद्रता की पावर n2, आर टी की पावर n1 + n2। यहां भी आधार समान है, देखो आर टी घाते जोड़ दी, n1 + n2 कर दी, ठीक है। अब m1 + m2 क्या है, आप देखोगे तो m1 + m2 जो है वो उत्पादों के मोल है। देखो अगर ये 2 होते, ये 3 होते तो 5 मोल होते कि नहीं होते बताओ, होते ना, उत्पाद 5 मोल होते। अब ये m1 है, ये m2 है, तो m1 + m2 जो है वो उत्पादों के मोल है, और n1 + n2 क्या है, देखो n1 + n2 अभिकारकों के मोल है कि नहीं बताओ। n1 + n2 तो अभिकारकों के मोल है और m1 + m2 उत्पादों के मोल है। तो m1 + m2 उत्पादों के मोल, n1 + n2 अभिकारकों के मोल। तो क्या बना,
Kp बराबर, ये Kc बन गया, देखो ये Kc के बराबर है, देख लो चेक करके, ये Kc था, ये देखो ये Kc था, देखो था ना Kc, दिख रहा है, तो ये Kc हो गया, ठीक है, ये Kc बन गया, तो Kp बराबर Kc, ये तो Kc हो गया, और क्या बना, RT की पावर उत्पादों के मोल बटे RT की पावर अभिकारकों के मोल। अब जब RT को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, Kp बराबर Kc, RT की पावर उत्पादों के मोल और RT की पावर, जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी, माइनस अभिकारकों के मोल। सही है, अगर इस RT को ऊपर ले जाता हूं तो जो अभिकारकों के मोल पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। अब फिर आधार समान हो गए, देखो RT तो क्या बनेगा बताओ, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, जिसको हम लोग डेल्टा एन से लिखते हैं। तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन की तीन स्थितियां हो सकती हैं, डेल्टा एन पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा एन नेगेटिव हो सकता है, डेल्टा एन जीरो हो सकता है। जब डेल्टा एन पॉजिटिव है तो Kp बड़ा होगा Kc से, डेल्टा एन पॉजिटिव है मतलब उत्पादों के मोल ज़्यादा हैं तो Kp भी ज़्यादा होगा Kc से। अगर उत्पादों के मोल ज़्यादा हैं तो मोल बराबर है, यानी डेल्टा एन बराबर जीरो है तो Kp भी बराबर होगा Kc के। और अगर उत्पादों के मोल कम है, उत्पादों के मोल कम है यानी डेल्टा एन नेगेटिव है तो Kp भी कम होगा Kc से। तो ये तीन रिलेशन बनते हैं। ये प्रश्न भी पूछता है, आपको समीकरण देके पूछ लेता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये। आया समझ के, नहीं आया बताओ, क्लियर है बात इतनी, समझ आ गया। इसमें दो ही टॉपिक बाकी हैं, तो Kp और Kc के मान की गणना और एक लास्ट अतुल्य नियम। बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत आसान यूनिट है, जो क्वेश्चन निकलते हैं टू दी पॉइंट है, यही क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। अब Kc के मान की गणना, Kp रेयर चांस में पूछता है लेकिन हम लोग करेंगे। पहले हम Kc के मान की गणना करेंगे। Kc का मान कैसे निकाला जाता है, Kc क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बटे विकारकों की सांद्रता, और सांद्रता निकालनी मैंने आपको सिखाई हुई है ना, सांद्रता निकालनी मैंने सिखाई है। जैसे वो आपको यूं कहेगा N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए Kc के मान की गणना कीजिए, या Kc का सही मान है, यूं क्वेश्चन देगा वो। ऑप्शन दे देगा आपको 4x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, यहाँ 27 लिख देगा, 4x² v² बट्टे 27 1 - x की होल पावर 4, 27x² v² बट्टे 4 1 - x की होल पावर 4, या 27x² v बट्टे 4 1 - x की स्क्वायर। ये ऑप्शन देगा आपको, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और Kc का मान पूछ लेगा। और बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो ये उत्तर करके आएंगे, देखना गिने चुने स्टूडेंट होंगे जो ये उत्तर करके आएंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, वैसे तो प्रयास करना Kc डायरेक्ट सोल्व कर सको, ठीक है। Kc बराबर, अभिकारक देखो कितने मोल हैं, कितने मोल अभिकारक हैं, 2 मोल। तो ऊपर 2 का स्क्वायर बनाओगे, वही जितना मोल, जैसे KSP में बना रहे थे ना, 2 का स्क्वायर ऊपर आ गया, क्योंकि उत्पादों के मोल ऊपर आते हैं, ठीक है, उत्पादों के मोल ऊपर आते हैं, बटे अभिकारकों के मोल देखो, N2 के कितने मोल हैं, 1, तो 1 का स्क्वायर, H2 के कितने मोल हैं, 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं आएगा, जितना आधार होता है उतनी घात लगाते हैं ना, 1 की पावर 1 आएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर नहीं, 1 की पावर 1, जितना आधार होता है उतनी घात लगाते हैं। जैसे कल लगा रहे थे, तो ये बन गया ऊपर 2 की पावर 2, नीचे बना 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो क्या बना बताओ, ऊपर क्या बन गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, सही है। बट्टे में क्या बना, 1 की पावर 1 1, 3 की पावर 3 27, यानी 4/27 वाला ऑप्शन सही है। पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हो जानी चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, समझ गए। यहाँ देखो 4/27 आ रहा है, यहाँ 4/27 आ रहा है,
क्लियर। अब अगला ऑप्शन देखो, NH3 कितने मोल NH3 है? 2 मोल। तो यहां x स्क्वायर लगेगा साथ में। उत्पादों के जो मोल होते हैं वो x मोल होते हैं, ठीक है, x मोल। तो ये 2 है तो x स्क्वायर हो गया। और जो विकारकों के मोल बचते हैं वो 1 माइनस x बचते हैं। किया था हमने, याद आ रहा है? जब हम लोग कर रहे थे प्रारंभ में मोल 1 इस तरह से कर रहे थे ना, तो फिर हम कर रहे थे आयनन की मात्रा अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ x मानेंगे तो 1 माइनस एक्स। लग गया पता? तो जो विकारक होते हैं वो 1 माइनस एक्स में बचते हैं। अब वो विकारकों का टोटल मोल देख लो, टोटल मोल भाई N2 कितने मोल है? 1 मोल है, तो 1 माइनस एक्स बचेगा। और H2 कितने मोल है? 3 मोल है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 3 बचेगा। समझ आ गई बात? 1 माइनस एक्स की पावर 3 बचेगा। तो ये बन जाएगा Kc बराबर 4x स्क्वायर बट्टे 27 1 माइनस एक्स की पावर 4। डायरेक्ट सोच रहे हैं हम लोग। और पेपर में ना वैसे जब अगर अभ्यास करोगे ना तो सीधा सोच लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। आपको देखना, अगर आप एक बार अभ्यास कर लेते हैं इस चीज का तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्लियर करूंगा आपको और एग्जांपल से भी देखना। ये आ गया। अब v क्या करोगे? v क्या करोगे? जो उत्पादों के मोल होते हैं, कितने मोल उत्पाद हैं? 2 मोल। उनका आयतन तो लगाओगे नीचे लगाओगे v स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर। सांद्रता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। तो मोल तो ऊपर लिखे और लीटर नीचे लिखा जाता है। समझ आई या नहीं यही बात? तो उत्पादों के मोल 2 हैं तो v स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है, v स्क्वायर नीचे आ गया। अब विकारकों के मोल बताओ, टोटल मोल बता दो सीधा। कितने टोटल मोल विकारकों के? विकारकों के टोटल मोल कितने हैं? 4। 1 मोल N2, 3 मोल H2, टोटल मोल 4 है। तो इनके लीटर इनके बट्टे में आएंगे v की पावर 4, और वो v की पावर 4 ऊपर चला जाएगा। सही है? मोल प्रति लीटर लिखा है मैंने, वो v की पावर 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो जब v की पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो v स्क्वायर कट जाएगा और v स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बनेगा? Kc बराबर 4x स्क्वायर v स्क्वायर बट्टे 27 1 माइनस एक्स की पावर 4। मैं आपको डिटेल भी समझाऊंगा। यानी आपका करेक्ट आंसर ये करेक्ट आंसर है। और होगा नहीं, ये देखना आप लोग गिने चुने स्टूडेंट करके आएंगे इसको, और यही प्रश्न आपको आगे लेके जाने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूं इसको। देखो 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2, उल्टा दे दिया। क्या फर्क पड़ेगा बताओ? Kc बराबर 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो क्या लिखूं बताओ? 1 की पावर 1 1, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 2 4। तो उत्पादों के जो संख्या है वो ऊपर आ जाएगी, विकारकों की संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब उत्पाद टोटल कितने हैं? 4 मोल हैं तो x की पावर 4। अभिकारक कितने मोल है? 2 मोल है तो x स्क्वायर। उत्पादों का कितना आयतन है? सॉरी 1 माइनस एक्स। अभिकारक जो होते हैं वो 1 माइनस एक्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो ये 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब जो आयतन है बटे में आएगा, ये 4 मोल है तो v की पावर 4 बटे में, और ये 2 मोल है तो इसका v की पावर 2 बटे में आता है, लेकिन वो बटे वाला ऊपर चला जाता है तो v स्क्वायर कट जाता है, v स्क्वायर यहाँ बच जाता है। तो ये बन जाएगा Kc बराबर 27x की पावर 4 बटे 4 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर v स्क्वायर। दैट इज द आंसर। समझ आया कि नहीं आया बताओ? मोटा मोटा आइडिया दिया मैंने। और इसी तरह सेट करने माइंड में ताकि समय बचे हमारा, नहीं तो बड़ा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा देखो, मैं आंसर क्लियर करता हूं, अब डिटेल क्लियर करता हूं आपको। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। पहले तो इसका डायरेक्ट उत्तर बताओ क्या आएगा। अब डायरेक्ट सोचे अगर, अब डायरेक्ट उत्तर क्या आएगा? Kc बराबर क्या आएगा बताओ? 2 की स्क्वायर 4, 3 की पावर 3 27 एक्स स्क्वायर। अभिकारकों के मोल 4 हैं तो 1 माइनस एक्स की पावर 4। आयतन बट्टे में लगाओगे तो इसका आयतन इसके बट्टे में और उसका आयतन इसके बट्टे में आएगा, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा तो v स्क्वायर कट जाएगा और v स्क्वायर बच जाएगा। यानी आपका उत्तर आएगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर बट्टे 27 1 माइनस एक्स की पावर 4। कैसे आया? प्रारंभ में मोल कितने मानोगे बताओ? N2 के कितने मोल मानो बताओ? कितने मोल मानू N2 के? 1। और H2 के 3, क्योंकि ये 1 मोल है और ये 3 मोल है ना, तो वो 3 मानने पड़ेंगे, वो 3 मानने पड़ेंगे। ये 1 मोल, ये 3 मोल। उत्पाद होते हैं 0।
माना वियोजन की मात्रा x है तो मोल, माना वियोजन की मात्रा x है। वियोजन की मात्रा का मतलब एक मोल में से एक x टूटा है, एक मोल में से एक x टूटा है। तो एक मोल में से एक x टूटा है तो 3 मोल में से 3x टूटेगा। सही है, एक मोल में से एक x टूटा है, एक मोल का जितना भाग वियोजित होता है उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो एक मोल में से एक x टूटा है तो 3 मोल में से 3x टूटेगा। और ये बनेगा कितना, कितने मोल बनेगा, ये बनेगा 2x, क्योंकि ये 2 मोल थे तो ये 2x बनेगा। समझ आई बात। अब यदि आयतन v लीटर है तो सांद्रता क्या होता है बताओ, सांद्रता मोल प्रति लीटर, 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे लीटर, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर सांद्रता रख दी मैंने, तो मोल प्रति लीटर 3 कॉमन आ गए यहां से, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस एक्स, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब केसी का मान क्या होता है बताओ, केसी का मान, केसी बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो केसी बराबर उत्पादों की सांद्रता यानी NH3 की स्क्वायर बटे अभिकारकों की सांद्रता यानी N2 इंटू H2 की पावर 3। अब आंसर आ जाएगा, देखो केसी बराबर NH3 की स्क्वायर मतलब इसकी सांद्रता की स्क्वायर, देखो 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर x स्क्वायर बटे में v स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 x की स्क्वायर x स्क्वायर बटे में v स्क्वायर, ये बन गया, बटे N2 की सांद्रता, N2 की सांद्रता 1 माइनस एक्स इंटू वी, तो N2 की सांद्रता 1 माइनस एक्स बटे वी, और H2 की पावर 3, H2 की पावर 3, तो H2 की पावर कितनी है 3 है, तो 3 की पावर 3 27, और 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, 1 माइनस एक्स की होल पावर 3, और बटे में v की क्यूब, v की क्यूब। अब देखो केसी बराबर v की क्यूब इंटू v की पावर 4 हो गया, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 4x स्क्वायर v की पावर 4 बटे ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स की क्यूब, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, तो 27 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4, और बटे में ये v स्क्वायर और पड़ा है, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कट जाएगा, v स्क्वायर बच जाएगा, तो 4x स्क्वायर v स्क्वायर बटे 27 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो चेक कर सकते हैं आप। समझ आई बात या नहीं आई बताओ। वो बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा सिंपल सा काम है। एक बार फिर देखो, मैं अगला उदाहरण देता हूं, देखो 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, इसके लिए केसी लिखना है। अब अपने आप बताओ क्या लिखूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे, बस और कुछ नहीं। केसी क्या लिखूं बताओ, ये क्या आएगा 2 की स्क्वायर बटे में क्या आएगा 2 की स्क्वायर 1 की पावर 1, तो क्या लिखूं बताओ, 2 की स्क्वायर बटे 2 की स्क्वायर इंटू 1 की पावर 1, ठीक है। अब इसको x लूंगा, जितने मोल हैं x की स्क्वायर, अब ये सारे मोल गिन लो कितने हैं, 3 मोल है सारे, तो सीधा लिख दो 1 माइनस एक्स की होल पावर 3। अब जितने मोल ये थे, अब उत्पाद थे v स्क्वायर बटे में, जितने मोल ये थे 3 थे, v क्यूब ऊपर, क्योंकि बटे में लाओगे v क्यूब ऊपर चला जाएगा। अब काट लो, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कट गया, 1 की पावर 1 1 ही होता है, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, 1 v बच गया, तो केसी बराबर एक्स स्क्वायर v बटे 1 माइनस एक्स की होल क्यूब। आप सोल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा इसका। समझ आ रही है बात, पता लगा कि नहीं लगा, ठीक है। जितना शॉर्ट में लाओगे ना उतना इजी रहेगा। अब H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, अब इसका केसी बताओ क्या लिखूं, अब अपने आप बताओ केसी क्या लिखूं इसका, जो आप बोलोगे वही लिख दूंगा, सोचो माइंड में।
वन माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर तो ठीक है, उत्पादों के मोल ऊपर रखने हैं ना, 2 की पावर 2 ऊपर आएगा, ये 1 की पावर 1, ये 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 तो 1 ही होता है, बटे में कुछ नहीं आएगा। अब ये 1 - x, ये भी 1 - x, तो 1 - x की स्क्वायर हो गया। अब ये 2 मोल हैं सारे, तो इसका आयतन बटे में, ये 2 मोल हैं सारे, तो इसका आयतन ऊपर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया। 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4x² बटे 1 - x का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो इसी समझ आ रही है क्या बात? सोल्व करके देख लेना, नहीं तो सोल्व करके देख लो, यही आएगा, चेक करके देख लो। अब इतना डिटेल में नहीं चलेंगे अपने, सीधा ही H2 + I2 = 2HI है ना। प्रारंभ में मोल 1 1, ये 0, ये 1 - x, ये 1 - x, ये 2x, क्योंकि ये 2 मोल है तो 2x बन गया। अब आयतन लीटर निकालोगे, सांद्रता, क्या कर रहा है माइक ऑफ करें बच्चे भूपेंद्र। हो रहा 1 - x, भूपेंद्र जी माइक ऑफ रखें प्लीज। 1 - x/v, 1 - x/v, 2x/v है ना, मोल पर लीटर बन गया। अब Kc बराबर क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद हो गए HI के 2 मोल है, तो HI की स्क्वायर बटे अभिकारक है H2 और I2, तो H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता, H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता। अब HI की स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बनेगा, स्क्वायर करनी है इसकी, तो 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर x² बटे v स्क्वायर, यही तो हमने किया था, देखो यही हमने किया था, देखो 4x² बटे v स्क्वायर, यही किया था, हम डायरेक्ट कर रहे थे हम लोग, बटे में विकारक आने हैं, तो H2 की सांद्रता 1 - x/v, I2 की सांद्रता भी 1 - x/v, तो 1 - x इंटू 1 - x, 1 - x का होल स्क्वायर, और बटे में v इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यही हमने किया था, वी स्क्वायर को ऊपर ले गए थे, ये वी स्क्वायर ऊपर चला गया ना, बटे वाला जो वी स्क्वायर था वो ऊपर चला गया, तो क्या होगा बताओ, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ गया 4x² बटे 1 - x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आ गया। समझ आया नहीं आया? समझ आ गया, तो अब करके देखोगे, मैं 5 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर कल अपने टैली करेंगे, नकल नहीं मारनी इसकी, ठीक है, इसी की नकल नहीं मारनी मैं, क्योंकि रिपीट करूंगा इसमें से। एक तो यही वापस करके देखना, N2 + 3H2 = 2NH3, क्योंकि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट करके आएंगे, और अगर इसमें आप टाइम सेविंग करेंगे ना, तो आप कई क्वेश्चन आगे चले गए बाकियों से, जो करेगा ना वो भी कई देर लगाएगा इसको करने में, और देख के ही हो जाना चाहिए भाई क्या आएगा। सबसे पहले तो यह आएगा कि 4/27, तो ऑप्शन देखें, जिस ऑप्शन में 4/27, मान लो एक ही ऑप्शन में हो 4/27, फिर माथा मारने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपका आ गया, सही है, फिर आगे सोचे ही क्यों। अगर 2 ऑप्शन में 4/27 4/27 लगा, थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा फिर। तो N2 + 3H2 = 2NH3, 2NH3 = N2 + 3H2, H2 + I2 = 2HI, 2HI = H2 + I2, उल्टा कर दिया, 2HI = H2 + I2, 2SO2 + O2 = 2SO3, और इसी को उल्टा भी कर दो, 2SO3 = 2SO2 + O2, इन्हीं में से ही कोई ना कोई समीकरण आ जाती है, या फिर N2 + O2 = 2NO, वो तो एक ही बात है, H2 + I2 कर दो, 2NO सॉरी, चाहे तो H2 + I2 = 2HI कर दो, या N2 + O2 = 2NO कर दो, सेम ही बात है, या 2NO = N2 + O2, इन्हीं में से ही कोई ना कोई अभिक्रिया जो है आती है, जो सामने लिखी है आपके, और बहुत सिंपल काम है, आप लोग बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो जाएगा इतना, ये आप करके देख लेना, ठीक है। फिर कल हम लोग के पी और लास्ट अतले का नियम डिस्कस करते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे, और साथ में आपको मैं एक तरीका दे दूंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस निकालने का, सूत्र नहीं रटने आपने, उसमें क्या है कि हमारी बुक्स जो है सूत्र रटाएगी, भाई ये सूत्र ऐसे होता है, ये सूत्र ड्यूमा विधि का है, ये सूत्र इसका है, ये सूत्र इसका है, वो सूत्र रटाएगी, हमने सूत्र नहीं रटने, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आप देखना गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण आपके हाथ में पड़ा होगा, अगर प्रश्न आता है तो आपके हाथ में पड़ा होगा मात्रात्मक विश्लेषण, तो कल हम उसको साथ में डिस्कस करेंगे, केपी निकाल दूंगा, फिर लास्ट अतले का नियम बता दूंगा, भौतिक रसायन पर, इसको प्रैक्टिस कर लेना, डिटेल में भी करके देख लेना आप लोग, है ना,
कहीं शॉर्ट वाला मेथड भूल जाओ तो कम से कम डिटेल आनी चाहिए अपने को, रास्ते दोनों आने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट भी और डिटेल भी। शॉर्ट भूल जाते हैं तो फिर डिटेल का सारा हम लोग ले सके, तो इसकी डिटेल भी आप लोग करके देख लेना आराम से, कोई डाउट रहे तो कंसल्ट कर लेना। समझ आ गया जितना की है? हाँ जी, हाँ जी। केएसपी वाला यही है ना? केएसपी वाला ये नहीं, केएसपी तो अलग था, संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, वो तो कल किया था। वो तो कल किया था, एस स्क्वायर 4s क्यूब 27s की पावर 4 108s की पावर 5, वो विलेयता गुणनफल था ना केएसपी, विलेयता गुणनफल। वो केएसपी विलेयता गुणनफल। ये केसी है, साम्य स्थिरांक, सांद्रता के संदर्भ में साम्य स्थिरांक है। कल हम लोग केपी करेंगे, ठीक है, कल केपी करेंगे दाब के संदर्भ में। केपी वाला थोड़ा सा जो है आपको डिटेल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका शॉर्ट मेथड निकल तो जाता है पर थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो उसको अपने इतना शॉर्ट नहीं करेंगे, उसको हम डिटेल में ही देखेंगे थोड़ा सा। और कैसी आप लोग बड़े आराम से शॉर्ट में कर सकते हैं।